नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हाँ सर, तो इसमें जैसे उद्देश्य, पद्धति, समीक्षा, परिकल्पना और प्रस्तावना में जैसे मैंने मेनका गांधी जी का विशेष रूप से इसमें दिया है और पर्यावरण का अभिप्राय भी बताने का संक्षिप्त में मैंने प्रयास किया है। जैसे मेनका गांधी जी का जो था उसमें जैसे कि से था कि मैं मर जाऊं तो मुझे भी ल्यूक पेरी की तरह दफन कर दिया जाए। और इसके अलावा जैसे अभिप्राय में भी मैंने उसके थोड़ा सा शॉर्ट में दिया, क्योंकि बहुत विस्तृत है ये पर्यावरण संरक्षण का मामला, इसलिए करने का प्रयास किया, मैंने उसका प्रयास किया है। और इसके अलावा जैसे जो 1960 के दशक से समुद्र प्रदूषण से संबंधित था, इसके अलावा जैसे कौन कौन से सम्मेलन हुए, जैसे जून 1972 का विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था। उससे पहले जैसे 1968 ईस्वी महासभा में जो निर्णय लिया गया था पर्यावरण से जो सत्य से संबंधित था। स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ उसका भी इसमें मैंने वर्णन किया है। और जैसे 1973 का पश्चिमी अफ्रीका में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने से संबंधित भी इसमें व्याख्या की है। अनेक जैसे 1980, 83, 87 और इस जो अलग अलग कन्वेंशन हुए उनका भी इसमें व्याख्या की है। यानी शॉर्ट में प्रयास किया था। बहुत बड़ा विस्तृत ये पेपर है, क्योंकि इसको शायद हो सकता है 5-6 रिसर्च पेपर छप जाते हैं, परंतु मैंने एक में समेटने का प्रयास किया, जिससे कि बच्चों के जीके में और परीक्षा में जो पर्यावरण से संबंधित उनका जो सम्मेलन संबंधित उनका अध्ययन कर सकते हैं बच्चा जो है। इसके अलावा जैसे रियो पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरिया 3 से 14 जून 1992 को हुआ, उसका भी इसमें ब्राजील की जो राजधानी थी वहां पर जो सम्मेलन हुआ, उसमें जो एजेंडा रखा गया 21 एजेंडा रखा गया, 27 सूत्रीय रियो घोषणा पत्र रखा गया, विश्व के संबंध रखा गया। इसके अलावा जैसे न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ जून 1997 में, 23 से 27 जून के 5 दिन का था वो। और इसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल जो दिसंबर 1993 में हुआ, उसका भी हम इसमें वर्णन करते हैं। जोहान्सबर्ग में जो 2002 में हुआ, वर्ल्ड वाटर फोरम क्योटो महाधिवेशन 2003 का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन नई दिल्ली 2004 में जो हुआ, उसका भी इसमें थोड़ा अध्ययन किया गया और बताया गया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ 2007 का बाली इंडोनेशिया में, उसका भी इसमें अध्ययन किया गया। इसमें जैसे कॉप 13वां वार्षिक सम्मेलन CPM 13वां 70, इसका भी इसमें दिया गया। जैसे मैंने चार्ट भी बनाया, इसमें प्रयास किया मैंने। कोपेनहेगन सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था 2009, उसका भी इसमें जो 12 दिन तक चला उसका भी इसमें। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर UN सम्मेलन 2011 जो डरबन में हुआ, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से इसका नाम दिया गया। और उसके अलावा जैसे सतत विकास पर UN सम्मेलन हुआ, उसका भी मैंने इसमें अध्ययन करने का प्रयास किया।
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2012, उसका जैसे सीपीओ, एमपीओ, एमओपी जो था, सीबीडी का भी इसमें अध्ययन किया गया। इसका मैंने एक चार्ट भी बनाया पीछे। जैसे इसके अलावा जैसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2012 दोहा में हुआ, जलवायु परिवर्तन समझौता लीमा पेरू दिसंबर 2014 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस 2015 में हुआ। मैंने बिंदुवार लिखने का प्रयास किया है। इस पेपर में मैंने विशेष रूप से जैसे बुक्स के अलावा मेरे खुद के अनुभव के साथ में जो वेबसाइट पर है उससे भी मैंने लेने का प्रयास किया था। संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन है बॉन 2017, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे टालनाव जो वार्ता हुई, जो बॉन सम्मेलन में था वर्ष 2017 का, टालनाव वार्ता के नाम से जाना जाता है, यानी रोड मैप लिया गया जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और उसका भी इसमें अध्ययन किया गया। कोटोविक जो 2018 में हुआ, उसका इसमें अध्ययन किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन 2019, इसका भी इसमें अध्ययन किया है। यानी इसमें जैसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों का 25वां सम्मेलन हुआ। इसके अलावा मैंने जैसे इसमें सीओपी और सीएमपी का जो चार्ट बनाया है, जो पूरे 2021 तक अभी तक का मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। जो सीओपी का मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और सीएमपी यानी मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल है, सीएमए यानी मीटिंग ऑफ द पार्टीज एंड पेरिस एग्रीमेंट, इसका दिया गया है। इसके अलावा जैसे कोविड के समय का भी थोड़ा बहुत इसमें मैंने दिया है। जो ग्लास गॉड जो था, उसमें यूको में जो प्रयास किया गया इसके संदर्भ में, इसका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया मैंने। इसके अलावा जो निष्कर्ष निकाला है उसमें बहुत शॉर्ट लिया मैंने, क्योंकि इतना बड़ा पेपर हो गया कि शायद ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास किया था। जिसमें जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1800 के अंत की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बढ़ गई है। यानी इसमें जो जल ऊर्जा प्रदूषण, जलाभाव है, हरित ग्रह प्रभाव है, घटते जैसे हिमनाद घटते हुए हैं, मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी है, वनोन्मूलन है, यानी समुद्रिक प्रदूषण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तेल का बिखराव है, समुद्रों में घटनाएं हैं, जो भी है इसमें प्रयास किया मैंने थोड़ा सा लिखने का। इसके अलावा मैंने इसमें इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से संबंधित मैंने एक चार्ट बनाया है जो इसके साथ में दिया हुआ है। यानी सीओपी का जो अलग से भी मैंने डाटा बना के इसमें व्यक्त किया है, जिसमें लास्ट तक जैसे 26 सीओपी आ गए, जो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम 31 अक्टूबर से 21 जो नवंबर था। इसमें इसके अलावा जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज का एक बनाया है प्रोसेस अंडर यूएनएफसीसी का, जो कि इसको मैंने लिया था फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान 29 जनवरी 2020 का। इसमें अलग अलग चार्ट बनाया है, अलग अलग जैसे 2011 से लेकर 2015 तक क्या स्थिति थी, और 2016 से लेकर 2018 तक, और 2019 ऑन जो अभी है उसकी क्या स्थिति है, उसमें सीबीआई और ये जो मैंने देने का प्रयास किया। इसके अलावा संदर्भ में जो मैंने जितने लिए हैं, क्योंकि पूरे मैं व्यक्त नहीं कर पाया इसमें, फिर भी मैंने 20 बनाने का प्रयास किया है। और कोई बताओ सर? थैंक यू सर। सर, एक तो मैं अपने रिव्यूअर्स की तरफ से और अपने रिव्यूअर्स को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा उन्हीं पेपर्स को फ्लोर पे रखूं जिनकी प्रूफ रीडिंग हो चुकी हो, ताकि जो क्लरिकल मिस्टेक या जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने ना आ पाए। हालांकि मेरा ऐसा कोशिश रहती है, लेकिन ये होता है कि अभी मीटिंग हो रही है और शायद अगर एक पेपर आपके समक्ष आ जाए तो वो जल्दी से हल हो सकता है। तो सेम जैसे पीछे पेपर था, इस पेपर में भी टाइपोग्राफिकल एरर बहुत सारी है, और हिंदी के तमाम सारे शब्द अंग्रेजी में हो गए हैं, अंग्रेजी के हिंदी में हो गए हैं। और सर, इस पेपर की प्रूफ रीडिंग जब तक आप लोग बात कर रहे थे अपना, तब तक मैंने अपने ऑफिस से तुरंत कंफर्म किया कि पेपर की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि पेपर आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा गया है। तो निवेदन है कि आप अपने पेपर की प्रूफ रीडिंग जहां जहां हो उसको भांजियों की शादी थी सर, सॉरी सर आपको बीच में टोक रहा हूं, भांजियों की शादी थी, 10 दिन मुझे उसमें बिजी हो रहा। नहीं सर ये किसी की गलती नहीं है, ये खाली एक प्रक्रियागत चीजें हैं। अगर रिव्यूअर्स नहीं भी कहेंगे
तो भी हम इसको जो है किसी भी कीमत पे गलत मतलब टाइपोग्राफिकल एरर यानी कि टंकण अशुद्धियों की वजह से तो हम इसको आगे नहीं जाने देते, क्योंकि हम इन हाउस बहुत बार प्रूफ रीडिंग करते हैं। मैं भी नहीं चाहता सर, हाँ, मैं भी और नहीं सर चाहता। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ साथ साथ कि हाँ। जो रिव्यूअर सर हैं, रिव्यूअर मैम है, इन लोग ने भी कभी न कभी हमारा पेपर छपवाया होगा। तो ये बहुत भली भांति जानते हैं कि जब तक जो है वो लेखक पूरी तरह संतुष्ट और अप्रूव नहीं कर देता है पेपर, तब तक हम अपने यहाँ से पेपर छपने नहीं देते, चाहे वो लड़ाई झगड़ा चाहे जितना भी हो जाए। नहीं, ये तो मैं भी चाहता हूँ सर। मैं इस टाइपोग्राफिकल एरर के लिए आपसे माफी चाहता हूं। उसके बाद मैं रिव्यूअर्स के पास चलता हूं, फर्स्ट रिव्यूअर मैम के पास चलता हूं। मैम बताइए कि क्या कहना है आपका इस पेपर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपकी जो मेहनत है सर, जिन्होंने ये पेपर लिखा है उनकी मेहनत साफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स जो हैं वो इस पेपर में डाले हैं। इसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी सबसे पहले। और दूसरा, कुछ एक मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स नहीं, आपकी और मेरे मतलब व्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद आए, तो मेरा ये सुझाव रहेगा, आगे आपकी चॉइस रहेगी। सबसे पहले तो मुझे जो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है सर, इंट्रोडक्शन वाला, वो इंट्रोडक्शन मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इंट्रोडक्शन जो सेशन है उसमें अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा है कि इन्वायरमेंट में जो है थोड़ा सा एनवायरमेंट के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए। और सेकंड जो चीज मुझे आपके पेपर में थोड़ी सी जो कमी लगी वो ये थी कि ये आपने पूरा डिटेल दिया कि एनवायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, वो पूरी डिटेल आपने बहुत अच्छी मेहनत के साथ प्रिपेयर की। जो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि आपने एनवायरमेंटल इश्यूज को, कि क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं हमारा भारत, हमारा पूरा विश्व, अगर उसके बारे में भी आप 2-3 पैराग्राफ्स अगर ऐड कर देते तो आपका जो पेपर है मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट पेपर है, जिसमें अभी तक जितने मैंने पेपर्स देखे सुने, सबसे बेस्ट पेपर जो है मुझे लगा, जिसमें मेहनत साफ नजर आ रही है कि आपने इसमें कितने एफर्ट्स डाले हैं। तो ये थोड़े से सजेशंस मेरी तरफ से हैं, ये सिर्फ सुझाव है, आगे चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच सर। जोड़ देंगे मैडम, जोड़ देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके सर। जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो, हाँ सर, मैं रिव्यूअर सर की तरफ चलता हूँ। सर आपको भी कोई सजेशन है सर से? हाँ, जैसा मैम ने बताया काफी मेहनत से लिखा गया है, ये बात ठीक है, काफी उन्होंने कोशिश की है, और क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था उसको शॉर्ट में लिखना भी काफी मुश्किल था, वो लिखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें एक दो थोड़ा सा करेक्शन और करें तो और अच्छा हो सकता है। जैसे इन्होंने साहित्य समीक्षा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 3 बुक्स लिखी हैं, एक 2020 की है, एक कोई फड़िया की बुक है, 3 है। तो जनरली साहित्य समीक्षा लिखते हैं तो उसके जैसे फड़िया ने पर्यावरण संरक्षण है इस पर कुछ लिखा हो, उनके आइडिया लिख देना चाहिए, जबकि उसमें पब्लिशर का लिखा है और पेज नंबर लिखा, तो वहाँ पेज नंबर साहित्य समीक्षा की जरूरत नहीं होती शायद, मेरे हिसाब से। पेज नंबर साहित्य समीक्षा में पेज नंबर की जरूरत नहीं है, पेज नंबर की जरूरत नहीं है, उसके व्यूज आ जाना चाहिए, उसमें वो थीम पर आ जाना चाहिए। और साहित्य समीक्षा में कुछ अगर एक्सपेंड कर सकें, लेटेस्ट 2020 की बुक लिखी, और अगर एक दो तो और भी ठीक रहेगा। और वही इसमें कॉमन प्रॉब्लम सभी में क्या, हाइपोथेसिस किसी में है और किसी में वो सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया, उसको अगर आप परिकल्पना करते हैं और उसको सिद्ध कर देते हैं, टेस्टेड कर देते हैं, तो वो लिंक होता है उसका, रिसर्च का जो आप कर रहे हैं वो टेस्टेड हो जाएगी आपको। या जो कॉमन प्रॉब्लम्स है सभी में संदर्भ में है, तो वो एक जैसा पैटर्न फॉलो करें। और अगर आपने काफी डेटा कलेक्ट किए हैं तो पॉसिबल ये भी है कि आपने इंटरनेट की हेल्प भी ली होगी, तो जो बिल ली होगी तो इसमें कहीं भी इंटरनेट का आपका कोई सोर्स डला हुआ नहीं है, तो वो जिस डेट को आप एक्सेस करते हैं, साइट का नाम लिखा एक्सेस्ड ऑन, वो डेट आएगी, ऐसे नहीं एक्सेस किया वो साइट हो सकता है बाद में वहां से डिलीट भी हो जाए। तो
साइट का जनरली हम जो रिसर्च करते हैं तो जिस डेट को नीचे लिख देता है एक्सेस ऑन, ये डेट आ जाती है, इसमें डेट भी आएगी उसमें, क्योंकि अगर डिलीट हो जाता है रेफरेंस हटते रहते हैं, विद डेट के साथ वो रेफरेंस साइट का आता है, स्टैंडर्ड साइट में से आता है। अगर वो भी आप कहीं से कर सके तो, क्योंकि साइट पर आपने लिया भी होगा नेट से कहीं ना कहीं सर्च तो लेते हैं। लिया सब लिया, ऐड कर दूंगा सर, वो ईमानदारी के साथ हमने जहां से भी लिया मैं ऐड कर दूंगा सर। हाँ सर, उसको मेंशन करें। हाँ ठीक सर। हाँ हाँ तो सर, और ये आपने अच्छा बताया कि बुक्स वाला साइट अवलोकन का, ये दोनों लिंक ये दोनों कर दूंगा सर। हाँ जी, वो क्योंकि इसमें प्लेजर वगैरह तो ये इनकी टीम वगैरह चेक करती है, वो तो हम चेक नहीं कर पाते, आइडियाज वगैरह है, बाकी ठीक है, माइनर करेक्शन के साथ हमारी तरफ से ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपकी तरफ से, अपने रिव्यूअर्स महोदय की तरफ से इस पेपर को अप्रूव करता हूं, और जो करेक्शन बताए गए हैं वो आपने सुन लिए हैं, सामने सामने सुन लिए हैं, इसलिए मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो फाइल आपको शेयर करेंगे, हम गूगल डॉक्स की फाइल शेयर करेंगे सर, उसमें इन चीजों को एज अ कमेंट आप लगा दीजिएगा, ताकि मैं उनको इनकॉर्पोरेट करवा सकूं, और साथ में प्रूफ रीडिंग कर दीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात निकल के आई जो रिव्यूअर सर ने हमसे बताई, और मैं इसको अपने दर्शकों को हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब भी कोई रेफरेंस साइट से, वेबसाइट से लिया जाए, तो बेहतर है कि उस दिन का डेट ऑफ एक्सेस कर दिया जाए या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। क्योंकि जब हम किसी दस्तावेजी एविडेंस को, जब भी कोई रेफरेंस लेते हैं, तो जब भी बात होती है कि हमने कहाँ से सुनी, तो बोल देते भाई हमने कहाँ से सुनी, फलाने फलाने किताब से सुनी हमने, और उस वक्त वो किताब हमें दिखाने के लिए होती है, सबूत के तौर पे होती है। लेकिन हमने अगर कह दिया कि ये वेबसाइट से लिया है, और बाद में किसी कारण से वो साइट वहां से हट गई, तो हमारे पास जो हमारे पैरों तले जो जमीन है वो खिसक जाती है। तो बेहतर है कि हम ऐसी साइट का जिक्र करें और उसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम उसको दिखाने में रहें। दूसरी बात जो रिव्यूअर सर ने कही वो ये कि सर जब साहित्य समीक्षा लिखिएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखिएगा, तो वहां पे खाली नाम और उनका ईयर लिख दीजिएगा, बाकी पेज नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात जो और रिव्यूअर सर ने कही थी वो है रेफरेंस की साइड, हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस के लिए मैं हमेशा अपने जो हमारे लेखक बंधु हैं, मैं हमेशा उनसे कहता रहता हूं कि लेखक बंधुओं, जब भी अगर आपने हिंदी में भी कोई रिसर्च करी है, तो कुछ नया खोजा है, और उस नए खोज का परिकल्पना जरूर लिखें, हाइपोथेसिस जरूर लिखें, और बाद में अपने कंक्लूजन में ईमानदारी के साथ बताएं कि वो आपकी जो परिकल्पना है वो सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। तो आज जो हमारे रिव्यूअर सर हैं, उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया, मैं उनकी इस बात को हाईलाइट करता हूं। भविष्य के सारे रिसर्च के लिए ये अपील करता हूं कि आप अपने रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस को जरूर से जरूर याद रखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पेपर को रिव्यूअर पैनल ने अप्रूव किया है, अप्रिशिएट किया है, और आप अपने इस पेपर को इसी तरीके से करेक्शन करके भेजिएगा। आप चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं, और चाहे तो ये मीटिंग क्विट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इस जो YouTube का लिंक है, इसको हम आपको भेजेंगे, आप हमारे स्वैच्छिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस लिंक को तमाम शोधार्थियों को, अपने जो मिलने जुलने वाले, उनको भेजिएगा, ताकि आपका पेपर वायरल हो सके और उससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। गूगल इंडेक्स में भी वो पेपर तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्च किया जाएगा। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।